अस्सलाम नाजरीन। हमारे मुल्क के अंदर एक के बाद एक लतीफ़ा होता है। एक डिपार्टमेंट खड़ा किया जाता है जिसका काम है कि जो ये डिजिटल दहशतगर्दी है, जो डिजिटल क्राइम है, इस डिजिटल डे एंड एज में एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। उसके लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं, हाबड़ ताबड़ में कानून पास किए जाते हैं और डिपार्टमेंट रातों रात खड़े किए जाते हैं। पूरे मिनिस्ट्रीज़, पूरे टाउट स्पोक्स पर्सन कलाबे पढ़ते हैं कि सर ऊपर अल्लाह है, नीचे ये डिपार्टमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट है जो जदीद दौर में आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन करेगा। डिपार्टमेंट को बने साल गुजरता है तो डिपार्टमेंट की हकीकत खुल के सामने आ जाती है। डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा अरेस्ट करता है। नामवर यूट्यूबर डकी भाई डकी भाई, इसका असल नाम है सादुर रहमान, उसको उठाता है और कहता है कि ये बंदा गैम्बलिंग सिंडिकेट का हेड है। ये जो बंदा है ये कंट्री हेड है बाइनमो एप्लीकेशन का, जो खैर उन अफसर को तो पता नहीं था, हमने तब भी कहा था इनको नहीं पता, जो बाइनरी ट्रेडिंग एप्लीकेशन उसको बेटिंग एप्लीकेशन कहते हैं। चल ठीक, कोई मसला नहीं। और इस बंदे से हमने वो चीज़ें निकालने का फिरान हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग इनफ डकी भाई केस में कोऑपरेट करते हैं, रिलेटिवली एडमिट करते हैं मुझसे खाचवाजगी, चीज़ें हैंड ओवर कर देते हैं, अपने वॉलेट्स हैंड ओवर कर देते हैं, वॉलेट के पैसे जो ई वॉलेट है ट्रांसफ़र कर देते हैं NCCI के रिक्वेस्ट वॉलेट के अंदर, और फिर वो जुडिशल हो जाते हैं, ये उनकी बेल नहीं अप्लाई हो रही होती। हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है यार, ये केस एक फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल वाइट क्राइम है, इसकी बेल होगी, बंदा बाहर आएगा, कन्विक्शन होगी, सज़ा होगी, सो एंड सो फॉर। डिस्कशन शुरू होती है कि 7 साल सज़ा होगी, फ़ाइन होगी, क्या होगा। ऑल ऑफ अ सडन मंसूर अली खान साहब आज सुबह अपने वीलॉग में कहते हैं कि जनाब मुझे मेरे MI ने ज़राए ने बताया कि डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई थी NCCI के ऑफिसर्स की तरफ से। आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने बताया था कि 6 NCCI के अफसर मिसिंग है इस वक्त, किसी को नहीं पता कहाँ है। एक की तो बीवी भी उठा ली है। अजीब रवाज है मुल्क में कि बंदा मुतलका उठाओ, उसकी बीवी उठाओ, उसके बच्चे उठाओ, उसके नौकर उठाओ, एक बंदा जो उसे घर दूध देता है उसको उठाओ, उसके दर्जी को उठाओ, एक बंदे ने बचपन में उस बंदे को सलाम किया था उसको भी उठा लो। चले आपने उठा लिया। और इस सारी MI की इन्वेस्टिगेशन के बाद बकौल मंसूर अली खान के कंक्लूड होता है कि NCCI में मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पे केसेस बनाए जाते हैं कॉल सेंटर्स के ऊपर, डिफरेंट डिजिटल बिजनेसेस पे, उनसे मंथली भत्ता लिया जाता है या लमसम भत्ता लिया जाता है। वो लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं, उन पे जेन्युइन केस बनते हैं, फिर उनके लिए रास्ता निकाला जाता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ पाकिस्तान के जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं वो ये पहले नहीं करते रहे। नैब का मेजर रोल होता था कि वो एक क्राइम को पकड़ते थे, फिर वो हीले बहाने फार्मूले उसमें निकालते रहते थे। हमने स्टोरी कंफर्म करने के लिए डकी की भाई की फैमिली को रीच आउट किया। वो पब्लिक स्टेटमेंट भी देंगे, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ दिस इज़ ट्रू, बिकॉज मैंने उनको मंसूर अली खान का वीडियो लिंक भेजा था ना ऐसे कि भाई ये बात सच है। उनका हाँ ये बात सच है, विच बेसिकली मीन्स कि उन्होंने ये रिश्वत दी थी। एक जो विक्टिम की, एक जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम की फैमिली होती है, उन पे क्या बीत रही होती है सिर्फ वही जानते हैं। आप डेस्परेशन कह लें, भाई को बचाने के कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्होंने ये एक्ट किया था। अब इसे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि एक डिपार्टमेंट जो हमारे दिफा में बना था वो हमारा दिफा नहीं करता, चोरी कर रहा था। अब सवाल ये बनता है कि क्या डिपार्टमेंट हमारे दिफा में बनाया गया था? नहीं, डिपार्टमेंट बनाया गया था गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद को रोकने के लिए। उनको लाइसेंस दिया गया था, उस लाइसेंस को अब्यूज़ करते हुए उन्होंने कई हरकतें की। जब PTI के वर्कर्स पे 9 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ था तो पुलिस ने जेन्युइन परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम भी पकड़े थे और इनोसेंट लोग भी पकड़े थे, फिर भत्ते लिए थे। जब आप अपने पुलिसिंग मैकेनिज्म को ये आदत डाल दें कि सही या गलत लोगों को पकड़ने की आड़ में वो पैसे कमाते हैं, तो वो आदत रातों रात जाती नहीं है। मैं यहाँ पे निशानदेही करना चाहूँगा, पाकिस्तान में जब ट्रैफिक वार्डन नए इंस्टीट्यूट किए गए थे और पुलिस से ये चीज़ ली गई थी, क्यों? क्योंकि सब ने रियलाइज़ किया कि पुलिस इतनी करप्ट हो चुकी है कि उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर आपने पूरा नया डिपार्टमेंट खड़ा किया, नई भर्तियां की, लेकिन क्योंकि आपकी ऑनलाइन इतनी तनकीद हो रही थी कि आपने रातों रात FIA के साइबर क्राइम विंग के बंदे जो करप्शन में मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ एलिगेशंस थी, जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही थी, जिनके खिलाफ लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, उनको NCCI में डाल दिया। पब्लिक मनी का ज़ाया। अभी मरीम नवाज साहिबा फ्लड रिलीफ के चेक्स बांट रही हैं। 6 महीने बाद मेरे मुंह में खाक, जो इसमें करप्शन स्कैंडल निकलेगा वो इंशाल्लाह ताला ये प्लेटफॉर्म एक्सपोज करेगा।
कभी भी बिग गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जहाँ पे करप्शन गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ चुकी है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है देखते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है कि एमआई ने बंदे गायब किए हैं। वो बंदे कहाँ हैं? एनसीसीआई वाले। आप उनके खिलाफ मुकदमे करें। कोई भी चीज़ रूल ऑफ लॉ के परव्यू के बाहर नहीं होनी चाहिए, विद इन रूल्स होनी चाहिए। समवन कमिट्स अ क्राइम, मुकदमा करें, कन्विक्ट करें, गिव हिम द परसेंट, गिव हिम द पनिशमेंट। सीसीडी नहीं बना सकते आप, बंदे अगवा नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। पहले तो होता था ना कि सियासी जमातें, इन्हीं खिलाफ ये चीज़ होती थी, अब तो ये नॉर्मल केसेस में हो रहा है। तो फिर कौन एनसीसीआई को ट्रस्ट करेगा, कौन गवर्नमेंट को ट्रस्ट करेगा, कौन कोर्ट्स को ट्रस्ट करेगा? और ये जो कंडीशन जिसमें हम आज खड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक मोमेंट शायद पाकिस्तान के डिक्टेटरशिप्स के दौर में रहा हो। ये हमारा हाइब्रिड निज़ाम नहीं काम कर रहा। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, बड़ी एक रूटीन चीज़ है, हर डेमोक्रेसी में होते हैं कि आप लार्ज ग्रुप्स को स्मॉल ग्रुप्स में ब्रेक डाउन करते हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। पंजाब गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया और उन्होंने कहा कि नॉन पार्टी लाइंस पे इलेक्शन होगा। इसका क्या मतलब है? सियासी जमातें एमएनए एमपीए खड़ी कर सकती हैं, लेकिन काउंसलर नहीं कर सकती। इस बात में कोई सेंस है? यानी वो लोग जिन्होंने पार्टी लाइंस पे एमपी एमएनए के लिए वोट किया है, जब वो अपना काउंसलर सेलेक्ट करें तो वो पार्टी लाइन से वोट नहीं कर सकते। आई वंडर वाई मैं रोज़ ये हो रहा है। इट्स एज इफ पंजाब गवर्नमेंट को लगता है वो शायद इलेक्शन हार जाएगी यूसी का। और रियलिटी ये है कि जो ईसीपी ने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, पीटीआई के इलेक्टोरल सिंबल हो, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने का फैसला हो, तो वो चाहते ही नहीं है कि पीटीआई कम्पीट करे। हाउ डेमोक्रेटिक। भरे टॉक शोज़ पे तजिया नगार ये बात करते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर माशाल्लाह, जो किताबों के हवाले देते हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा प्रोग्रेसिव हैं, मरीम नवाज़ साहिबा औरतों की बात करती है, मरीम नवाज़ साहिबा विमेन इनक्वालिटी की बात करती है। औरतों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया। क्या वो औरतें नहीं हैं? क्या ये अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हो रही? यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में जो ख़वातीन या मर्द किसी भी सियासी जमात को वोट करना चाहते हैं, ये उनके राइट्स यूसर्व करना नहीं है। ये डेमोक्रेसी को तबाह करने का और करंट पॉलिटिकल निज़ाम को अपने महरूने मिन्नत करने का फार्मूला है। लेकिन ये होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि जिन कानूनी बॉडीज़ ने प्रोटेक्शन करनी थी अवाम की डेमोक्रेसी की, वो नहीं कर रही। लेट्स सी कि ये बिल कहीं चैलेंज होता है, ये डिसीजन कहीं चैलेंज होता है, होना चाहिए, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक नहीं है अपनी रूह में। और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आप फिर पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप काउंसलर बने, इंशाल्लाह अच्छे पैसे मिलेंगे। आप सेनेटर बन जाएं एक दफ़ा आप एमएनए एमपीए बन जाएं सर, फिर वारे नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी कि हम इस स्टेज तक भी पहुंचते हैं जहां पे यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद पार्टियां आपस में एक कारोबार करती हैं, जिस द पोलाइटेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट, और फिर आप और मैं इस जमहूरियत के नंगे नाच को जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं? अब हर किसी ने ये खबर चलाई, हम भी चलाएंगे, बिकॉज़ व्हाई नॉट। मरीम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ तोहमत लगाई गई थी, उन्होंने लंदन में मुकदमा किया था, उसकी वजह से 19 न्यूज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी है। हर किसी ने ये चलाई थी खबर। कभी सोचा क्यों चलाई थी? ये नेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ है, कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ये इसलिए चलाई गई थी आपको बताने के लिए कि कितनी वो ईमानदार और सच्ची हैं। ओके, मैं मानता हूँ कि तोहमत लगाना गलत बात है, पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा एक मासूमाना सवाल है, आप वो कानून ख़त्म कर दें जो आपने रिसेंटली पास किया था कि पंजाब गवर्नमेंट क्या पब्लिक स्पेंडिंग करती है एडवर्टीज़मेंट पे, और फिर आप देखें जो हम DGPR पे कहानी करते हैं जी। यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, यू बिलीव इन लॉज, यू बिलीव इन द राइट्स ऑफ पीपल। आप करें, खोलें ये निज़ाम, फिर आप देखें होता है क्या। फिर आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो क्रिटिसिज्म होती है उसको बर्दाश्त करने के लिए कितनी थिक स्किन चाहिए होती है। बट थिक स्किन आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं? आप अक्रॉस पॉलिटिकल जमातें देखें, कोई बाल लगवा रहा है, कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, कोई अपनी वीडियोस के ऊपर फिल्टर्स लगवा रहा है। हर कोई इतना इमेज कॉन्शियस हो चुका है कि उनसे कोई भी क्रिटिसिज्म, चाहे पॉलिसी पे हो, चाहे पर्सनल पे हो, चाहे उनकी शक्ल व सूरत पे हो, नहीं बर्दाश्त होती। ये हमारी एक हार्श रियलिटी है एलीट की, कि वो किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त ही करना नहीं चाहते। जो पूरा TLP का वकूआ हुआ है
उसके बाद क्या मुफ्ती मुनीब का बनता था कि मोहसिन नकवी से गले मिले, झपियाँ लगाएं? बंदे शहीद हुए हैं यार। जिस तरह मुज़ाकरात उनकी हुई है हंसते खेलते हुए, आपको लगेगा एज इफ किसी का झगड़ा है हमसायों का, ना पिंडों में देहातों में होता है पानी के ऊपर, खैर वो भी बड़ा खूनखार हो जाता है, लेकिन एक मासूमाना सा झगड़ा है। उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा बेफिक्र हैं, हम कर लेंगे। लेकिन सुर्खियाँ क्या चली हैं डॉन के अंदर और मेजर न्यूज़पेपर्स में कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोई भी असला तान जमात को हम चलने नहीं देंगे। या तो आप कह दें ईसीपी इनफेक्टिव है, जो वैसे हमें लगता है, क्योंकि ईसीपी ने ही इजाज़त दी थी टीएलपी को इलेक्शन लड़ने की, ईसीपी ही ने ही उनको लोगो दिया था, 24 लाख लोगों ने उनके लिए जाके वोट किया था। तो जो आपने इस वक्त 4-5 हज़ार बंदे अरेस्ट किए हैं और अब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टीएलपी के फाइनेंसियर्स में, तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, 24 लाख बंदे ने टीएलपी को वोट किया, उन सारों को अरेस्ट कर लें। वो सारे टीएलपी सिंपथाइजर हैं, सारे टीएलपी वोटर हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ जब फेडरल ये बातें कर रही है तो पंजाब गवर्नमेंट क्या बातें कर रही है, और फेडरल के अंदर भी मोहसिन नकवी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम इनको बैन करके नहीं। आज़मा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने बंदे क्यों मारे, कोई ये बात नहीं कर रहा। सब ये बात कर रहे हैं कि टीएलपी ने ये किया, टीएलपी ने वो किया, टीएलपी ने यूं किया। मैं कहता हूँ ये टीएलपी से बुरी जमात ही कोई नहीं है। और अब ये कहते हुए भी हम थक चुके हैं, उन्होंने एमक्यूएम से कम बंदे मारे, उन्होंने पीएमएलएन से कम बंदे मारे हैं, उन्होंने करंट गवर्नमेंट से कम बंदे मारे। किसी भी प्लेटफॉर्म और फोरम पे ये बात मैं डिबेट करने को किसी के साथ भी तैयार हूँ। आप नंबर्स कंपेयर ही नहीं कर सकते, टाइम फ्रेम वाइज कर लेते हैं। आप कहेंगे टीएलपी को इतना देर ही नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है। हम एमक्यूएम का मुशर्रफ दौर ले लेते हैं 3-4 साल का, हम नवाज शरीफ साहब का 90s का दौर ले लेते हैं 3-4 साल का, हम मरीम नवाज साहिबा का 2 साल का दौर ले लेते हैं। अब आप ये आर्ग्यू करेंगे, देखें ना ये गवर्नमेंट में नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट में होते तो ये ज़्यादा बंदे मारते। यानी कि यहाँ माइनॉरिटी रिपोर्ट चल रही है, हम एक बंदे के पोटेंशियल फॉर क्राइम पे उसको सजा दे रहे हैं, मार रहे हैं। वेरी गुड। अब क्योंकि मेरा 6 फुट 1 कद है, मैंने 10 साल किक बॉक्सिंग की है, तो खुदा ना खासा मैं क्राइम कमिट करूँ तो बड़ी वायलेंट हो सकती है, लिहाजा जेल। आप क्या 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 मुआशरे के अंदर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करें अवाम की, अवाम क्या करे, अवाम किधर जाए, ये वो रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। और इस सारे बैकड्रॉप के अंदर पीएमएलएन बड़े खामोशी से कहती है कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीरी गवर्नमेंट छोड़ें। बंदे मार के आप गवर्नमेंट वहाँ छोड़ें, आपने वहाँ बंदे मारे हैं, और जब वो लोग नहीं पीछे हटे तो आप गवर्नमेंट छोड़ें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के मज़े ख़त्म हो गए हैं। जो अमरात आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे लूट रहे थे वो अब नहीं। आप कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। जी सर, आपको घर बैठना चाहिए, आप डिज़र्व नहीं करते लोगों को रिप्रेजेंट करना। और इस सारे के बैकड्रॉप के अंदर गज़ा के अंदर आपका सीज़ फायर फेल कर गया है। एक तो पहली बात है ये पीस डील नहीं थी, जो लोग आपको चूरन बेच रहे थे ना ये पीस डील थी, नॉनसेंस था, ये सीज़ फायर था, वो सीज़ फायर भी फेल कर गया। 10 अक्टूबर से लेके आज तक 1000 से भी कम ट्रक गाज़ा के अंदर गए एड लेके। वहाँ स्टारवेशन अभी भी हो रहा है, वहाँ पे अभी भी लोग कत्ल किए जा रहे हैं। 0 फ़लस्तीनी इसराइल कंट्रोल्ड गाज़ा के अंदर है। यानी कि अगर गाज़ा मैं कहूँ कि जी 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें से 58 मीटर स्क्वायर इसराइल के पास है और उसमें 0 फ़लस्तीनी है। इट्स एज इफ वेस्ट बैंक की पॉलिसी वर्बेटम यहाँ अप्लाई हो रही है कि जनाब हमने इलाके कब्जे करने, वहाँ सेटलमेंट्स बनानी है। और ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं कि मुझे मुस्लिम ममालकों ने कहा था जो हमसाए हैं, अगर हमास आपकी बात नहीं माने तो हमें बताना, हम उनको सेट कर देंगे। कुछ तो शर्म करो ट्रंप साहब, कुछ तो शर्म करो। कितना झूठ बोलोगे? नेतन्याहू की इज्जत बचाने के लिए तुमने ये सीज़ फायर कराया है। सारी मुस्लिम रियासतों को एक इलाके में बुलाया गया कि सीज़ फायर हो गया हो गया हो गया। अजीब। और हम यहाँ पे उसका खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं उस बात के ऊपर। तो जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर ना रूल ऑफ लॉ कहीं नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, ना जमहूरियत कहीं नज़र आ रही है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं नज़र आ रही है। तो अगर आइंदा के बाद किसी बंदे ने दिफा किया ना, क्या है कि जनाब प्रोग्रेसिव आइडियल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसके ना कौन से प्रोग्रेसिव आइडियल्स? आई थॉट प्रोग्रेसिव आइडियल्स तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थे।
अमेरिका के अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है, वहाँ गोलियाँ तो नहीं चली, बंदे नहीं मार दिए उन्होंने। ट्रंप कह सकता था ना कि यार तुम किस टाइम पे एहतजाज कर रहे हो, मैंने इतनी बड़ी फ़लस्तीन की डील करवा दी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। हम लोग मुनाफिक हैं, हम लोग अमेरिका के मॉडल देखते हैं, उसकी मन मर्जी की चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। हमारे अमान ने बिलीव ये मिसाल दी थी शबाशी साहब की हू वाली, ठीक है, ये रियलिटी है। ना उनको उसकी सकाफ़त की समझ है जापान की, ना उनको चाइना की सकाफ़त की समझ है, ना उनको समझ है रशिया की सकाफ़त की। उनके फार्मूले ला के हमारे पे ठोक देते हैं। क्या हमारी कोई पहचान नहीं है? और सबसे फ़नी बात, जितने लोग एथनिक पहचान, माइनॉरिटी पहचानों की बात करते थे, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि अगर रियासत पाकिस्तान 24 लाख की जमात जिसको वोट पड़े हों, जो चौथी सबसे बड़ी जमात हो पाकिस्तान को, उसको फ़ारग कर सकते हैं, तो आप माइनॉरिटी तो हैं कुछ नहीं, हैं जी। ये जो माइनॉरिटीज़ के लबादे के पीछे आप तज्जिया नगार छुप रहे हैं, ये क्या चीज़ है? मैटर नहीं करता। वो आपको बात समझ नहीं है कि 4 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश कर दी, बंदे भड़का दिए। तो ये जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, आप एक ख्याल से इनको प्रोटेक्ट करेंगे, जब इनको फ़ायदा मिलेगा वो उनको बेच देंगे, उनको फारग कर देंगे। रियलिटी ये है कि रियासत और हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर 4 से 5 साल बाद इलेक्शन साइकिल में रिन्यू होता है और इवॉल्व करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसका फ्रेमवर्क होता है। जब रियासत रेज होती है ना, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब रियासत के एसओपी बनते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे बता दें, पाकिस्तान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि चोरी शुदा इलेक्शन की जो गवर्नमेंट है उसने मेरी प्रोटेक्शन करनी है? ये गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये गवर्नमेंट नहीं रिप्रेजेंट करती पाकिस्तान की आवाम को, और इस गवर्नमेंट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्म्स जॉन लॉक के या किसी के भी अप्लाई नहीं होते। सिर्फ किताबें पढ़ने से अकल आती होती तो बहुत सारे लोग दानिश्वर होते। बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका हमारे काम को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम ऑनेस्ट रिपोर्टिंग आपके लिए करते रहें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें।